गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था, पिछला जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बात की थी। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो है उन पर बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्वयं या अपने जो उससे सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनके द्वारा करेगा। इस प्रकार जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट और जो मंत्री परिषद है वो होंगे। राष्ट्रपति जो है वो हमारी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और मंत्री परिषद जो है वो कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ में जो है राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान जो है वो माना गया है। हालांकि जो कार्यपालिका का प्रधान का जो नामकरण है ये अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसके कार्य और शक्तियाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होगा और दूसरा वास्तविक, यानी दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रधान। तो भारतीय संघ में जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। राष्ट्रपति पद की अगर हम योग्यताएं की बात करें तो उसके लिए कुछ योग्यताएं जो हैं वो संविधान के द्वारा निश्चित की गई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में जो संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के जो राज्यपाल हैं या जो संघ व राज्य के जो मंत्री हैं उनको सरकारी अधिकारी जो है वो नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन से पूर्व इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा में रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में अन्य कोई वेतनभोगी पद जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ में ये जो सर्वोच्च पद है यानी राष्ट्रपति का, इसके लिए इतनी कम योग्यताएं होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जानबूझकर इसलिए ऐसा किया ताकि जो भारत का प्रत्येक नागरिक हो वो इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जो हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुकूल है और व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित होगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान जो है वो प्राप्त हो। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति को यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है और ये मेथड जो है वो इस तरह से है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के जो दोनों सदन है उसके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और जो 70वें संवैधानिक संशोधन जो है उसके अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल बोर्ड जो है उसमें राज्यों की विधानसभाओं एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरना संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें पंडित नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्रदान जो है वो हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति संसद और राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा जो है मिनिमम कोटा जो है वो प्राप्त करना होगा। और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का जो सूत्र है वो ये है कि न्यूनतम कोटा इज इक्वल टू दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। यानी जो जितने टोटल मत प्राप्त हुए हैं उनको जितने भी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या से भाग देकर +1 जो है वो किया जाता है। न्यूनतम कोटा जो है उसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद को प्राप्त हो सके, क्योंकि इसी की व्यवस्था से वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति में क्या होता है कि जो वोटर है प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त करता है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद, प्रथम वरीयता या फर्स्ट प्रेफरेंस की मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद की मतों की गणना से किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा या मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं होती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रमशः दूसरी तीसरी जो पसंद है उसके मतों की गणना जो है वो की जाती है। और राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं एवं संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तो जो है इससे क्या होता है कि प्रत्येक जो है सदस्य हैं उनके मत का मूल्य या मतों की संख्या जो है वो समान नहीं होती। इसलिए जो है जो भारतीय संघ जो है उसमें जो विशाल राज्य हैं क्योंकि उनमें विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ छोटे राज्य हैं जिनमें कम जनसंख्या का अनुपात प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या में वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सिद्धांत इसलिए भी अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों को बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्य विधानसभाओं के समस्त सदस्य के जितने मत हों उतने ही संसद सदस्यों द्वारा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो मतों का मूल्य है उसको निर्धारित करने का जो है फॉर्मूला है वो है किसी भी राज्य एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की मूल्य इज इक्वल टू राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। और दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, इसमें है इज इक्वल टू समस्त राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो मतों की गणना के लिए जो ये सूत्र जो अभी मैंने बताया फॉर्मूला, और इस प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है ताकि चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एकरूपता बनी रहे और समस्त राज्यों के विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद में जो है संसद के बराबर जो है वो प्रभाव प्राप्त जो है वो होता रहे। तो इस प्रकार मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और फर्स्ट प्रेफरेंस में मतों की गणना कि में किसी भी उम्मीदवार जो है उसको जीत के लिए 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट क्यों है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान है, तो प्रत्यक्ष रीति से उसको चुनाव करना जो है वो सही नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा वास्तविक प्रधान है और वह जो है डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। दूसरा, यदि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता
तो वह औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार नहीं करता। इससे क्या होता है कि मंत्रिमंडल में और जो राष्ट्रपति उसमें संघर्ष की स्थिति हो सकती थी, तो इस स्थिति को बचने के लिए भी संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है उसको फॉलो किया। और जो है ये भी विकल्प था कि राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन केवल जो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाए, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल के प्रतिनिधि मात्र बन के रहेगा। इससे वह ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति बन पाएगा और ना ही राष्ट्र का प्रतीक। तो ये था राष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति की जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। उसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। और जो 5 वर्ष से जो अगर बीच में अगर कोई मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पद जो है रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। और कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।